and watching us. नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवनाथ इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक जो हमारा पहले से चल रहा था, प्रत्यास्था। ये ठोसों का एक यांत्रिक गुण है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया। ये भी बताया कि प्रत्यास्था क्या होती है, अप्रत्यास्था क्या होती है, दृढ़ पिंड क्या होते हैं, ठोसों में प्रत्यास्था का क्या कारण होता है, और इसके साथ साथ हमने प्रतिबल बताया। एकांक परिचय क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल क्या होता है? जब भी हम किसी भी पिंड पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्था का मुख्य कारण प्रतिबल ही है। जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो प्रतिबल के कारण ही वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। ठोसों में हमने प्रत्यास्था का गुण कैसे उत्पन्न होता है, उनके अणुओं के बीच एक निश्चित दूरी होती है, उस दूरी से हम जब कम करते हैं तो अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। उस दूरी से जब हम ज़्यादा खींचते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगने लगता है। अब जैसे ही हम बल हटाते हैं तैसे ही वस्तु अपने सामान्य अवस्था में, अणु अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है, वस्तुओं का आकार अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ये प्रतिबल था। इसी साथ विकृति भी हमने बताई थी। विकृति क्या होता है? जब भी हम किसी भी पिंड पर कोई विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल लगाने से उसके आकार में, लंबाई में, आयतन में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसको हम विकृति कहते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें हमने बताई थी। उसी में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं हुक का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है प्रत्यास्था से संबंधित। दूसरा आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थता के प्रकार। ये भी हम बताएंगे। प्रत्यास्था 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले जो प्रत्यास्था है वो है हमारी यंग प्रत्यास्था। यंग प्रत्यास्था के बारे में बताएंगे। इस पर विस्तृत में हमारा अध्ययन होगा और उस पर हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लेते हैं हुक का नियम क्या होता है। हुक का नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जितना ज्यादा प्रतिबल होगा विकृति उतनी ही अधिक होगी। देखिए, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल अधिक होगा, विकृति अधिक होगी। प्रतिबल कम होगा, विकृति कम होगी। जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो प्रतिबल बराबर ई विकृति। यहां ई क्या है? एक ये समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक। इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र क्या निकल के आया था? गुणांक E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। अब हमें इसका मात्रक भी मालूम होना चाहिए। देखिए, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। और विकृति का मात्रक कुछ होता नहीं। तो इस तरह से इसका जो मात्रक होगा, मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ हमारे एम के एस पद्धति में।
एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में होगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। लेकिन हमें ये पढ़ना है, हमारा मेन फोकस एमकेएस पद्धति पर आएगा। इसका बिमी सूत्र, बिमी सूत्र वही होगा जो प्रतिबल का होता है, वही होगा जो दाब का होता है। ये होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो देखिए हमने हुक के नियम से क्या पढ़ा, हुक के नियम से हमने एक नई चीज का अध्ययन किया जो है प्रत्यास्थता गुणांक। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिबल 3 प्रकार की होती है, विकृति 3 प्रकार की होती है, तो इस वजह से हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो भी 3 प्रकार का होगा। पहला होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होगा दृढ़ता गुणांक। 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक होंगे, जिसका आपको चित्र के द्वारा आपको दिख भी रहा है कि इसमें 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। सबसे पहले हम आज आपको डिस्कस करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक में जो होगा वो अनुदैर्घ्य विकृति होगी और अनुदैर्घ्य प्रतिबल होगा। एक क्षण लेते हैं, इसकी लंबाई L है, जब हमने इसके ऊपर एक विरूपक बल लगाया तो इसकी लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L। ये रहा विरूपक बल F। ये भार के रूप में भी हो सकता है, बाहर लटका लें M, तो ये F बराबर हो जाएगा mg। A इसका परिचित क्षेत्रफल है, A परिचित क्षेत्रफल है। डेल्टा L क्या है, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन। देखिए लघु विकृति के लिए या प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्घ्य विकृति अनुदैर्घ्य प्रतिबल अनुदैर्घ्य विकृति। अब देखिए यहां पे अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होगी। देखिए इसकी विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा, ये होगा प्रत्यानयन बल।
ये बल और ये बल विरूपक बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, तो ये होगा F/A और ये F किसके बराबर हो जाएगा, mg बटे A। m क्या है, m है लटकाया गया द्रव्यमान, और g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं परिचित क्षेत्रफल है। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी, विकृति लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन कैपिटल प्रारंभिक लंबाई। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर, अब ये देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल F/A अपॉन डेल्टा L अपॉन L और y बराबर F/A इंटू L बटे डेल्टा L। इसको हम याद करने के लिए फल बटे अल भी कहते हैं, मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए F को हम क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं mg के बराबर, F बराबर mg और A को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये दूसरे रूप में हमारा सूत्र और आ जाएगा y इक्वल टू mg L बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। ये दूसरा रूप आ गया इस सूत्र का। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक को गणितीय रूप में परिभाषित करें, मतलब कितना होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका आंकिक मान कितने के बराबर होगा। तो उसके लिए हम एक परिस्थिति ले लेंगे। क्या परिस्थिति लेंगे कि इसका एकांक परिचित क्षेत्रफल, एकांक या इकाई परिचित क्षेत्रफल अगर हम ले लेते हैं, या एकांक परिचित क्षेत्रफल, ये कितने के बराबर होगा, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम कहेंगे एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल। या हम इसको इकाई क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, या इकाई क्षेत्रफल। और L बराबर 1 मीटर और डेल्टा L बराबर 1 मीटर। तो y बराबर F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई तार है जिसकी 1 मीटर लंबाई है और उसमें हम 1 मीटर लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात उसकी लंबाई कितनी कर दें, दुगनी करते हैं। अगर इसकी लंबाई हम L लेते हैं तो डेल्टा L भी L के बराबर हो, अर्थात उसकी लंबाई कितनी कर दें, दुगनी करते हैं। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर और बढ़ा दें तो 2 मीटर कर दें, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि बराबर है।
तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, यदि किसी क्षण की लंबाई दुगनी करने पर जबकि उसका परिचित क्षेत्रफल इकाई हो तो आरोपित बल आंकिक रूप से, संख्यात्मक रूप से उसके प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा। ये जो परिभाषा है वो हुक के नियम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि हुक में यह कहा था कि लघु विकृति के लिए, जब अभी हम यहां पे विकृति कितनी कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सही नहीं है। लेकिन इस सूत्र के हिसाब से गणितीय रूप में इसको ऐसे परिभाषित किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब बात आती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर ताप का प्रभाव। देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, गुणांक व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ताप के। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1/ताप के समानुपाती होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर ताप बढ़ रहा है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा और अगर ताप घट रहा है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बढ़ेगा। तो ये तो रहा हमारा प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो पदार्थ हैं और उनकी प्रत्यास्थता की हम तुलना कैसे करें। देखिए, सीधी सी बात है, प्रत्यास्थता का अभिप्राय प्रत्यास्थता गुणांक से। जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा उसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी, जिसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा उसकी प्रत्यास्थता कम होगी। विभिन्न पदार्थों के प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना। अब देखिए, एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि स्टील, लोहा और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, तो ज्यादातर उत्तर ये कहेंगे कि साहब रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ है, क्योंकि रबड़ ज्यादा खिंच जाती है, स्टील कम खिंचती है। जबकि वैज्ञानिक तरीके से ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है? मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है, रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है। तो इस वजह से हमारी जो स्टील है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है, जो हमारा रबड़ है वो कम प्रत्यास्थ है। वो कैसे? वो इस तरह से, देखिए आपने अभी सूत्र पढ़ा था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर F/A L/डेल्टा L। अब देखिए, एक हमने ली स्टील की छड़, ये स्टील और एक हमने ली उतने ही लंबाई की, उतने ही परिचित क्षेत्रफल की रबड़। ये चीजें बराबर हैं दोनों की, परिचित क्षेत्रफल बराबर है, लंबाई बराबर है। तो देखिए, समान परिवर्तन करने के लिए यहां पे आपने देखा कि y समानुपाती F/डेल्टा L। देखिए, इसमें हमें अगर समान परिवर्तन करना है 1 सेंटीमीटर का और इसमें हमें 1 सेंटीमीटर का परिवर्तन करना है, तो आप बताएंगे कि किस में बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? रबड़ वाले में बल कम लगाना पड़ेगा, स्टील वाले में बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जब कांस्टेंट है तो y समानुपाती F, 1 सेंटीमीटर का, लंबाइयां समान है, परिचित क्षेत्रफल समान है, इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर इसको
खींचते हैं और इसको भी 1 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो किस में बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? इस वाले में, स्टील में बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, रबड़ में बल कम लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से रबड़ के लिए बाई कम होगा क्योंकि कम बल लगाना पड़ेगा, स्टील के लिए बाई अधिक होगा क्योंकि इसमें हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है बनस्पत रबड़ के। इसी तरह से इस कंसेप्ट पर, इस सिद्धांत पर हमारे हमारे ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, उसमें जो रॉड पड़ी होती हैं वो स्टील की पड़ी होती हैं, लोहे की पड़ी होती हैं, क्योंकि लोहे पर में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बल लगाया जाता है, ज्यादा बल वो सहन कर लेता है, जिससे कि उनमें झुकाव नहीं होता और उनमें ज्यादा खिंचाव पैदा नहीं होता। तो इस तरह से मजबूत चीज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, गाटर बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं। ये प्रत्यास्थता का व्यवहारिक उपयोग है। तो इसमें ये चीज स्पष्ट हो गई कि जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा उसी का वही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। इस तरह से ये चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए। स्टील की तुलना में रबड़ कम प्रत्यास्थ है, या ये कहिए स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ कम प्रत्यास्थ है। अब हम आते हैं, कुछ हमारे आंकिक प्रश्न है जिनके बारे में हम चर्चा कर लें। बड़े अच्छे प्रश्न है जो इस सूत्र पर आधारित है। सूत्र हमारा यही रहेगा, बाई इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, और बाई इक्वल टू एफ, इसको ले लेते हैं एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये दो सूत्र हैं जिन पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक इस्पात की छड़ है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, और इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है 1 मीटर, 1 मीटर। इसको एफ पर लगा करके खींचा जाता है। इस पर आरोपित जो बल है वो एफ है, बल बराबर एफ। इससे हम खींचते हैं। तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1 प्रतिबल, नंबर 2, हाँ एफ इसमें दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है। हमें प्रतिबल निकालनी है। बी विस्तार निकालना है, विस्तार का मतलब लंबाई में परिवर्तन निकालना है। और तीसरा विकृति निकालनी है, विकृति, विकृति। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें आर दिया हुआ तो हमें परिचित क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका मान 3.14 इंटू आर है 12 मिलीमीटर, आर इसमें दिया हुआ है 12 मिलीमीटर, सॉरी 12 नहीं है, ये 10 है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 10 कर लीजिए, बोले 10 पर घात ऋण 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 पर घात ऋण 2 का होल स्क्वायर, और 3.14 गुणे 10 पर घात ऋण 4 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले हम प्रतिबल निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा प्रतिबल, सूत्र होता है प्रतिबल का F अपॉन A, और ये होगा F 100 किलो 10 पर घात 3 अपॉन 3.14 इंटू 10 पर घात ऋण 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3.18 गुणे 10 पर घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहला हमारा उत्तर निकला है। इसी तरह दूसरा उत्तर देखिए, दूसरे उत्तर में विस्तार, विस्तार में हम पहले ये देखेंगे सूत्र हमारा क्या होता है। यहां से देखिए डेल्टा एल बराबर क्या होगा,
डेल्टा एल बराबर होगा एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, और इसको हम लिख लेंगे एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई। तो ये हम निकाल चुके हैं प्रतिबल, ये आई 3.18 इंटू 10⁸ इंटू 1 मीटर अपॉन इसका प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, प्रत्यास्थता गुणांक दिया है 2.22 बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.09 सॉरी 1.5759 इंटू 10⁻³ मीटर। अब क्या पूछा गया है? विकृति, तीसरा पार्ट है विकृति। विकृति में हमने डेल्टा एल निकाल लिया अपॉन एल, इसमें रख देंगे एल, तो ये निकल के आएगा 1.59 इंटू 10⁻³ अपॉन एल। एल आपका 1 है, तो इस तरह से 1.59 पूरे 10⁻³ अगर आप इसको प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत में भी निकल आएगा 1.59 पूरे 10⁻³ इंटू 100 प्रतिशत, तो ये आ जाएगा 0.159%। तो इस तरह से ये एक प्रश्न था यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर आधारित, जो हमने सीखा पढ़ा। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं सूत्र का प्रयोग हुआ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र का प्रयोग हुआ। और मैंने आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा कोशिश करिए, और मैं अगली वीडियो में मैं आपको अगले प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक मैं आपको बताऊंगा। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।